हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व के स्वरूप और जिसमें हम आज पढ़ेंगे शील गुण सिद्धांतों के बारे में, जिसको दिया है ऑलपोर्ट, आर.बी. केटल और एच.जे. आइजेंक ने। व्यक्तित्व का स्वरूप यानी नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। इस वीडियो से पहले हमने पढ़ लिया था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और व्यक्तित्व के जो विशेषता हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन अब व्यक्तित्व का स्वरूप क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं वे कितने प्रकार के हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और न केवल रीट में बल्कि नेट तक के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल से और फैक्ट वाइज इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व का जो स्वरूप होता है इसका अध्ययन करने के लिए हमें इसके जो सिद्धांत होते हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये पहला है प्रकार उपागम। प्रकार उपागम सिद्धांत। प्रकार उपागम सिद्धांत हमने इस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण देखे थे। उसमें हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण भी था जो सबसे पहला वर्गीकरण था और उसके बाद में शारीरिक रचना के आधार पर क्रेशमर का देखा था, शेल्डन का वर्गीकरण हमने देखा था। ये सब प्रकार उपागम के अंदर आते हैं। प्रकार उपागम जो है ये शरीर रचना के आधार पर होता है, शरीर की रचना और शरीर से जो स्रावित होने वाले द्रव होते हैं, शरीर से स्रावित होने वाले द्रव होते हैं उनके आधार पर, शरीर रचना के आधार पर और शरीर से स्रावित होने वाले द्रव है या हार्मोन है उनके आधार पर यह सिद्धांत दिया गया है, यह प्रकार उपागम दिया गया है। और इस वर्ग के अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक आते हैं? इस वर्ग में हिप्पोक्रेटस, जिसका वर्गीकरण हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, हिप्पोक्रेटस, और जिसमें हमने देखा था काला पित्त, पीला पित्त और रक्त प्रधान प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। और क्रेशमर के आधार पर हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति एथलेटिक, एथनिक और डाइप्लास्टिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। शेल्डन और साथ में युंग, ये जो वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण दिया था वो प्रकार उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने अपने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट आता है शील गुण उपागम सिद्धांत। शील गुण यानी ट्रेट्स, शील गुण उपागम सिद्धांत। इस उपागम के अंदर जो व्यक्ति होते हैं उनकी शारीरिक संरचना की तुलना में जो प्रमुख शील गुण होते हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि शरीर रचना की दृष्टि से तो प्रकार उपागम में आ जाता है, तो यहाँ पर शील गुणों के आधार पर ही, शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। अब इसके अंदर जो वैज्ञानिक आते हैं वे है, हम सभी जो उपागम पढ़ने जा रहे हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। अब सेकंड है शील गुण उपागम सिद्धांत। तो शील गुण के आधार पर, ट्रेड्स के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और इस वर्ग में जिन वैज्ञानिकों ने कार्य किया वह है ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने शील गुण सिद्धांत दिया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट है केटल और आइजेंक ने। आइजेंक के जो व्यक्तित्व के सिद्धांत है वे शील गुण उपागम सिद्धांत है। तो इसमें ये तीन वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। थर्ड जो प्रकार है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एडलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। और उसके अतिरिक्त इसके अंदर और भी वैज्ञानिक है जैसे हॉर्ने,
हॉर्ने का सामाजिक संबंधों का सिद्धांत। सामाजिक संबंधों का सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर हॉर्ने ने दिया था। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने वाले 4 मनोवैज्ञानिक है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है मनोविश्लेषण सिद्धांत। और एडलर ने दिया था व्यक्तिक मनोविज्ञान, हॉर्ने ने दिया था सामाजिक संबंधों का सिद्धांत और एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लास्ट 4 है मानववाद उपागम सिद्धांत। मानववाद उपागम सिद्धांत। इसमें व्यक्तित्व का विकास और सामान्य जो जीवन यापन होता है उस दौरान व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित शक्तियों पर बल दिया जाता है। जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसके अंदर कौन सी अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको महत्व प्रदान किया जाता है। यह मानववाद उपागम सिद्धांत होता है। और इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं। सबसे पहला है कार्ल रोजर्स और दूसरा है मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कार्ल रोजर्स का स्व का सिद्धांत है, स्व सिद्धांत, और यह है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोनों ही स्व पर आधारित है। जैसा कि इसका जो बेसिक है वह भी यही है कि मानव का विकास है, उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियाँ, उसके अंदर स्वयं के अंदर जो शक्तियाँ हैं उनका विकास करना। तो इसी संबंध में ये 2 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल रोजर्स है और मैस्लो है। कार्ल रोजर्स ने स्व सिद्धांत दिया था, मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से व्यक्तित्व के जो स्वरूप है उसको हम बड़े तौर पर 4 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें से प्रथम है प्रकार उपागम, शील गुण उपागम, सेकंड है थर्ड मनोविश्लेषणात्मक और 4 है मानव उपागम सिद्धांत। प्रकार उपागम सिद्धांत हम अपने प्रीवियस वीडियो में विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इन तीनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। एक और है 5th अधिगम उपागम सिद्धांत। अधिगम उपागम सिद्धांत, इसमें व्यवहारवादी आ जाते हैं, नव व्यवहारवादी आ जाते हैं, उनके सिद्धांतों को शामिल किया गया है। यानी इसके अंदर जो व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है वह अधिगम और वातावरण संबंधी जो उद्दीपन होते हैं उसके आधार पर की गई है। इस वर्ग में जो आधुनिक सिद्धांत है या नव व्यवहारवादी सिद्धांत है उसमें है मिलर का अधिगम सिद्धांत है, मिलर का अधिगम सिद्धांत है, और डोलार्ड का अधिगम सिद्धांत है, और बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो ये 5 उपागम है और इनसे हम व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं शील गुण उपागम सिद्धांत को। प्रकार उपागम हो चुका है, अब हम लेंगे शील गुण उपागम सिद्धांत। इसमें देखते हैं कि आलपोर्ट ने और केटल ने क्या कार्य किए थे और किस प्रकार से व्यक्तित्व को समझाया गया है। ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी,
इसमें शील गुण जो होते हैं वह व्यक्ति के व्यवहार के स्थायी प्रतिमान होते हैं। कोई भी व्यक्ति का जो शील गुण होता है, उसका जो ट्रेट होता है, वह उसका स्थायी इमेज होती है। हम शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का है, ये तो इस तरह का व्यक्ति है, यानी ये उसके शील गुणों से हम डिफाइन कर देते हैं। क्योंकि वह जीवन का जो अधिकांश स्थितियाँ होती है या अधिकांश जो व्यवहार होता है वह उसके व्यवहार में हमें दिखने लग जाता है, प्रदर्शित होने लग जाता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं, वही शील गुण कहलाते हैं। और यह जो शील गुण के जो प्रतिमान होते हैं, यही व्यक्तित्व की आधारभूत इकाई होती है। ये बेसिक यूनिट होती है व्यक्तित्व की। जो शील गुण के प्रतिमान होते हैं, जो व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, वे बेसिक यूनिट होते हैं। अब आलपोर्ट महोदय ने इसके अंदर आलपोर्ट नाम के भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ हम जिन आलपोर्ट की बात कर रहे हैं वे है गॉर्डन आलपोर्ट, जी आलपोर्ट। इन्होंने व्यक्तित्व का जो शील गुण सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया कि कई अभिप्रेरक होते हैं और उनकी कई आवश्यकताएं होती है। एक व्यक्ति के अभिप्रेरक कई होते हैं, कई मोटिव्स होते हैं और उनकी कई रिक्वायरमेंट्स भी होती है। और उनके मोटिव्स के आधार पर, यानी अभिप्रेरकों के आधार पर और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, ये दो चीज़ें बताई थी आलपोर्ट ने। और इनके आधार पर व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है। हर एक व्यक्ति का अलग अभिप्रेरक होता है, उसकी अलग आवश्यकताएं होती है, तो दूसरे व्यक्ति से एक व्यक्तिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है और जिससे व्यक्ति के इन शील गुणों की भिन्नता एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है। और दूसरी आपने बात कही थी कि ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव, यह सेकंड विशेषता है, अभिप्रेरकों की स्वायत्तता। अभिप्रेरकों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव, यानी व्यक्ति जो होता है वह जीवन की आवश्यकताओं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ कौशलों को सीखता है या अर्जन कर लेता है। या तो प्रशिक्षण के जरिए सीखता है या वह स्वयं ही सीख लेता है। लेकिन यदि आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तो उसके बाद भी वह व्यक्ति उन कौशलों से संबंधित जो व्यावहारिक क्रियाएं होती है वह उन्हें सुचारू रखता है, निरंतर जारी रखता है। इसे हम बोलते हैं अभिप्रेरकों की स्वायत्तता, जो मतलब उसका कार्य हो चुका है लेकिन फिर भी वह व्यवहार में उन कार्यों को शामिल रखता है या उसकी निरंतरता बनाए रखता है। ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव, क्योंकि एग्जाम में इनका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। अभिप्रेरकों की स्वायत्तता का से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यह शील गुण उपागम सिद्धांत के अंतर आता है। एक शब्द और पूछा जाता है, प्रोपियम। प्रोपियम यह एक बेसिक कंसेप्ट होता है। ये व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उनको संगठित करता है। यह उन लक्षणों से जुड़ा होता है जिसके कारण हम व्यक्ति को अपूर्व मानते हैं, अतुलनीय मानते हैं या सबसे अलग और खास मानते हैं। यह प्रोपियम होता है। अब ये दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गए हैं। अब आलपोर्ट ने कितने प्रकार के शील गुण, जो शील गुण है उनको कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है उसको हम देख लेते हैं। यह 3 प्रकार के ट्रेट्स होते हैं, 3 टाइप्स के ट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट है कार्डिनल या जिन्हें हम आधारभूत शील गुण भी कहते हैं। यह जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं, कार्डिनल शील गुण होते हैं, यह प्रधान होते हैं और यह संख्या में भी बहुत कम होते हैं, 1 या 2। हर एक व्यक्ति के अंदर जो कार्डिनल शील गुण पाया जाता है वह 1 या 2 पाया जाता है और ये बहुत प्रभावी भी होते हैं और व्यक्ति का जो सारा व्यवहार होता है इनसे प्रभावित होता है। ये इतने प्रभावी होते हैं, कार्डिनल होते हैं, प्रधान होते हैं कि इनकी वजह से एक व्यक्ति का सारा जो व्यवहार होता है वह प्रभावित हुआ रहता है और ये व्यक्तित्व के वास्तविक निर्धारक कारक होते हैं। वास्तविक निर्धारक कारक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं महात्मा गांधी
जो है उनका अहिंसा और सत्य, जिनकी वजह से उनकी पहचान हुई, उनको पहचाना जाता है। अहिंसा का नाम लेते ही महात्मा गांधी का नाम आता है। तो ये उनके बहुत कम गुण होते हैं, एक या दो, लेकिन ये वास्तविक निर्धारक होते हैं और ये प्रधान गुण होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुण, सेंट्रल, ये सामान्यीकृत शील गुण होते हैं और इनका जो प्रयोग है, केंद्रीय शील गुणों का उपयोग हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए कर सकते हैं और ये कार्डिनल की तुलना में ज़्यादा होते हैं संख्या में। जैसे ये गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है तो बहुत सारे व्यक्ति ईमानदारी का गुण उनमें पाया जाता है, ईमानदारी का गुण जो है उनमें निहित होता है। तो ये जो गुण होते हैं ये केंद्रीय होते हैं। वचनबद्धता हो गई, सत्य बोलना हो गया, नियमितता हो गई, सहनशीलता हो गई, समयनिष्ठा हो गई, सद्भावना हो गई, और इस तरह के गुण केंद्रीय शील गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है गौण या द्वितीयक। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक शील गुण कौन से हैं, केंद्रीय शील गुण क्या होते हैं। द्वितीयक शील गुण ये विशिष्ट अभिवृत्तियां होती है और यह स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन ये जो गुण होते हैं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बाहर निकल के आते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा है तो उसमें यह शील गुण प्रकट नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां उनके जीवन में आ गई कि उनके अंदर अंतर्निहित कुछ क्वालिटीज़ बाहर निकल के आई और हमें पता चलता है कि इनमें ये क्वालिटीज़ भी है, या उसे स्वयं को पता चला कि उनमें उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए या सामना करने के लिए भी इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह के गुण है। तो ये विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिखाई देते हैं। इन्हें हम गौण या द्वितीयक शील गुण कहते हैं। आलपोर्ट मानते थे कि जो व्यक्ति होते हैं उनके अपूर्व होने का या अतुलनीय होने की जो व्याख्या है ये कार्डिनल के साथ साथ केंद्रीय गुणों से की जाती है। तो ये आलपोर्ट महोदय का जो शील गुण का वर्गीकरण है, 3 प्रकार बताए थे उन्होंने, कार्डिनल यानी प्रधान, केंद्रीय और गौण या द्वितीयक। अब हम देख लेते हैं कि केटल ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था। केटल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो रीट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कंटिन्यूटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में। तो केटल ने जो आलपोर्ट का ही जो प्रयोग किए गए थे या जो मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग किए गए थे उन्हीं पर ही आगे प्रयोग करना शुरू किया। और जो आलपोर्ट ने 17,000 संज्ञाएं दी थी उनमें से केटल ने 171 का चयन किया और फिर उनमें से भी 35 विशेषकों का चयन किया और इनको नाम दिया सतही विशेषक या तलीय विशेषक नाम दिया। उन्होंने जो व्यक्ति के कुल विशेषकों की जो संख्या थी, जो मूल विशेषक थे, वे बाद में बताए 20 और इन्हें का स्रोत विशेषक, सोर्स ट्रेट नाम दिया। शील गुणों का मूल्यांकन करने के लिए केटल ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है कि शील गुणों का मूल्यांकन करने के लिए, शील गुणों का मूल्यांकन करने के लिए केटल ने 16 PF टेस्ट और 14 HSPQ के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रश्नावलियों का निर्माण किया। व्यक्तित्व मूल्यांकन मतलब ये जो केटल था उसने शील गुणों का मूल्यांकन किया। जो प्रश्नावली विधियां यूज़ की थी वह कौन सी थी? एक तो 16 PF टेस्ट था और एक था 14 HSPQ टेस्ट था। तो इस प्रकार की तकनीकी का निर्माण किया, एक मानकीकरण प्रक्रिया का निर्माण किया केटल ने। अब केटल ने जो शील गुण है उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया। आलपोर्ट ने किया था 3 भागों में, केटल ने किया था 4 भागों में। 4 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है सामान्य शील गुण। केटल ने सामान्य शील गुण बताया सबसे पहले। सामान्य शील गुण क्या होते हैं? ये सामान्य मानसिक योग्यताएं होती है। इसमें वही उदाहरण आ जाते हैं जैसे ईमानदारी, समयनिष्ठता, वचनबद्धता, आक्रमणता,
नेक्स्ट आता है अपूर्वशील गुण। सामान्य के बाद में अपूर्वशील गुण, यह केटल ने बताए हैं। ये विशिष्ट शील गुण होते हैं जो व्यक्तियों की विशेष रुचियां होती हैं, उनमें जो विशेष अभिवृत्तियां होती हैं उनको स्पष्ट करते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे कि व्यक्ति के संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है या स्वभाव संबंधी गुण होते हैं। संवेगात्मक प्रतिक्रिया या स्वभाव संबंधी गुण। थर्ड आता है सतही शील गुण। सतही शील गुण, यहाँ से भी रीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि सतही शील गुण क्या होते हैं और या किस आधार पर सतही शील गुण की पहचान की जाती है, तो ऑप्शन दिए हुए थे। तो हम सतही शील गुण को समझ लेते हैं। इसका ज्ञान किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने से, प्रत्यक्ष रूप से देखने पर उसके व्यवहार से पता चलता है, वही सतही, जो बाहर से ही दिख जाता है। सतह का मतलब जो बाहर से ही दिख जाता है, निरीक्षण करने से ही पता चल जाता है, प्रत्यक्ष रूप से देखने से ही पता चल जाता है, वही सतही शील गुण होते हैं। यह जो शील गुण होते हैं व्यक्ति के व्यवहार से ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जैसे कौन से शील गुण होते हैं जो सतही होते हैं, जैसे कि जिज्ञासा है। किसी भी व्यक्ति या बालक के द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया या किसी प्रकरण के बारे में जानने के बारे में जो कौतूहल है या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि इनमें जिज्ञासा है। यह सतही शील गुण है। पर निर्भरता हो गई, प्रबलता हो गई, प्रबलता और व्यवहार कुशलता, यह सब चीज़ें देखने से ही प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाती है। व्यवहार कुशलता, यह सतही शील गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फोर्थ है स्रोत शील गुण। ये मौलिक होते हैं, इसमें व्यक्तित्व की संरचना होती है, इससे व्यक्तित्व के व्यवहार का उद्गम होता है। स्रोत है तो वहाँ से व्यवहार का उद्गम होता है और यह व्यक्तित्व की केंद्र होता है, उसकी धुरी मानी जाती है। यह सतही की तुलना में कम होते हैं और इनके अध्ययन करने से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसके व्यवहार से संबंधित हम पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं। तो यह केटल महोदय के शील गुण हैं, जिन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य शील गुण, अपूर्व शील गुण और सतही शील गुण हो गया और स्रोत शील गुण हो गया। आरबी केटल ने जो 16 व्यक्तित्व के आयाम दिए थे वो इस प्रकार से हैं। और ये जो आयाम है ये कैरियर के परामर्श के लिए, वैवाहिक परामर्श के लिए और कर्मचारियों के परीक्षण में अक्सर उपयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद में है थर्ड आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत। आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत, H.J. आइजेंक यह जर्मनी में जन्मे थे और ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में उन शील गुणों के निर्माण और विकास का विवरण दिया है जो व्यक्तित्व अध्ययन के प्राथमिक स्रोत समझे जाते हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्राथमिक स्रोत हैं वे बताए थे और वे प्राथमिक स्रोत 3 बताए थे। बहिर्मुखता, अंतर्मुखता और थर्ड है मनोविक्षिप्तता। साइकोटिसिज्म, युंग का जो था प्रकार उपागम के अंदर हमने युंग का देखा था। उन्होंने 3 प्रकार के
बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। और आइजेंक ने इन्होंने दो तो युंग के समान ही है, तीसरा इन्होंने अलग दिया था मनोविक्षिप्तता। यह आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत है। तो हमने शीलगुण सिद्धांत में तीन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। मनोवैज्ञानिकों के बारे में ऑलपोर्ट है और केटल है और आइजेंक के H.J. आइजेंक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व के स्वरूप का जो नेक्स्ट सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सलेंट लर्निंग के वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।